हेलो व्यूअर्स, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन हिस्ट्री का डिस्कस करने वाला हूं। आप का कल एग्ज़ाम है और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और मैं आशा करूंगा कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। मैं आपको अच्छे नंबर दिलाने का लगातार प्रयास कर रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से, और मैं इसके पहले बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बना दिया है, जैसा कि संग्रहालय क्या है और वो हमें अतीत के बारे में कैसे बताते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, हॉब्स और लेनिन का सिद्धांत क्या थे, साम्राज्यवाद को लेकर साम्राज्यवाद क्या था, उपनिवेशवाद क्या है, सुभाष चंद्र बोस का योगदान क्या है हमारे भारतीय इतिहास में, और कोल्ड वार की पृष्ठभूमि क्या थी। इन सभी और भी बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन को मैं डिस्कस किया हूं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 12 हिस्ट्री सजेशन 2024। आपको बहुत हेल्प मिलेगा। बहुत सारा वीडियो है, लगभग 15 से 20 लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं, और ये आज का अंतिम वीडियो होगा, क्योंकि कल आपका तो एग्ज़ाम हो जाएगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बताया है उसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आया है कि नहीं। ये मेरे को बहुत अच्छा लगेगा यदि आप एक कमेंट करते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक मेरे को अगला वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है, अच्छा लगता है। और एक अच्छा सा कमेंट करिए ताकि मैं और मोटिवेट होकर आपके आगे वीडियो बना सकूं। तो ये जो आज हम प्रश्न आपके सामने डील करने वाले हैं कि भारत सरकार के 1935 के अधिनियम तथा उसकी धारा की पृष्ठभूमि की चर्चा करें। इस अधिनियम का महत्व क्या था? भारत सरकार अधिनियम क्यों लागू किया गया भारत में 1935 में? इसको जानने के लिए इसके पृष्ठभूमि को जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रिटिश सरकार ने 1919 में एक कानून बनाया था जिसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कानून। इसके ठीक 10 साल बाद, ध्यान दीजिएगा, इसके ठीक 10 साल बाद एक कमीशन आया जिसका नाम था साइमन कमीशन, और वह 1927 में आया था। और इस कमीशन को बनाने का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार को कि जो 1919 का अधिनियम है उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, और तत्कालीन भारत में किस तरह के संवैधानिक सुधार और कानून बनाने की ज़रूरत है, इस पर वो रिपोर्ट पेश करेगी, साइमन कमीशन। लेकिन साइमन कमीशन का भारतीयों ने ज़ोरदार तरीके से विरोध किया। इसका वजह था कि जो कमीशन यह बनाया गया था, साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन का एक ही कार्य था कि भारत के लिए तत्कालीन समय में किस तरह के कानून बनाए जाए, उस पर उसको अपना रिपोर्ट पेश करना था। लेकिन इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था। भारत के लिए कानून बनना है और उसमें कोई भारतीय ही नहीं था, सभी इसमें अंग्रेज थे। इस पर इसका काफ़ी विरोध हुआ। इसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय नेताओं को यह सुझाव दिया कि यदि आपको लगता है कि आप एक कानून बनाकर हमें पेश कर सकते हैं तो आप एक कमेटी के द्वारा कानून बनाइए, हम उसी आधार पर आपके लिए एक संवैधानिक कानून बनाकर आपको दे देंगे। इस पर भारतीय नेताओं ने मिलकर एक कमेटी बनाया, और इस कमेटी का अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, इसलिए इसे नेहरू कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1930 ईस्वी में इस कमेटी ने अपने सुझाव ब्रिटिश पार्लियामेंट को पेश किया। साथ ही साथ 1930 में ही साइमन कमीशन ने भी अपने सुझाव को दे दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट को, और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अपने 14 पॉइंट को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा। उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो कमेटी, नेहरू कमेटी थी, वे उनके बातों को अच्छे से अपने सुझाव में नहीं रख रही है। तो इन तीनों के सुझाव को लेकर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 3 गोलमेज सम्मेलन किया। यह गोलमेज सम्मेलन 1930 से लेकर 1932 हुआ, और इसी सम्मेलन के दौरान इनके सुझावों को देखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, और यह कानून 1935 में भारतीय सरकार के अधिनियम 1935 के रूप में लागू हो गया। तो आप ये समझ गए होंगे कि भारतीय सरकार अधिनियम की पृष्ठभूमि क्या थी। ठीक है,
और इसके महत्व क्या है, तो चलिए इसके महत्व को आप लोग देख लीजिए कि भारतीय सरकार अधिनियम के महत्व क्या है। ओके, तो देखिए 1935 के अधिनियम की विशेषता या महत्व एक ही है। तो 1935 का अधिनियम लंबा और जटिल था। इसमें 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। इसमें संगठनात्मक व्यवस्था की गई थी। इसमें किसी संवैधानिक शासन की रूपरेखा नहीं थी। इसमें औपनिवेशिक स्वराज का अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं था। स्वायत्त वास्तविक सत्ता ब्रिटिश सरकार और गवर्नर जनरल के पास थी। इसका महत्व केवल यह है कि इसमें प्रांतीय स्वायत्तता स्थापित की गई थी, संघ का सुझाव था और केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाना था। देखिए 1 नंबर इसकी विशेषता क्या है, इसके महत्व क्या है। अखिल भारतीय संघ, केंद्र में उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए आवश्यक था कि रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनाया जाए। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नरीज और उन देशी रियासतों से मिलाकर बनाना था जो स्वेच्छा से इसमें सम्मिलित हो। संघ में प्रांतों का सम्मिलित होना अनिवार्य था, लेकिन रियासतों का प्रवेश उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया था। रियासतों को एक प्रवेश प्रपत्र पर हस्ताक्षर करना था और उन शर्तों तथा शक्तियों का उल्लेख किया जाना था जिनके आधार पर वे शामिल होना चाहती थी। संघ और इकाइयों के विवादों का निर्णय करने के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघ की स्थापना के लिए 2 शर्तें थी। 1 नंबर, कम से कम इतनी रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित हो जिन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट में कम से कम 52 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार हो। इन रियासतों की जनसंख्या रियासतों की कुल जनसंख्या के आधे से कम न हो। चूँकि ये शर्तें पूरी नहीं हुई, इसलिए भारतीय संघ का निर्माण न हो सका। आगे देखिए, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। द्वैध शासन माने हुआ 2 लोगों का शासन, ठीक है। संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय के अंतर्गत प्रतिरक्षा, वैदेशिक संबंध, धार्मिक विषय, कबाइली क्षेत्रों की स्थापना थी। इन विषयों का प्रबंध गवर्नर जनरल के हाथों में रखा गया। इन विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल कार्य परिषद के सदस्यों की सहायता से करता था। आरक्षित विषयों को छोड़कर शेष हस्तांतरित विषय थे। इनका प्रशासन गवर्नर जनरल मंत्रियों की सहायता से करता था। मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी था। गवर्नर जनरल मंत्रियों के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं था। गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया था कि वे देशी रियासतों तथा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल में सम्मिलित करें। गवर्नर जनरल को, ठीक है, सम्मिलित करें। ये बस आप इतना दूर तक आप लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद देख लेते हैं इसका तीसरा जो हमारा विशेषता है, विधान सभाओं का विस्तार। संघीय व्यवस्थापिका को द्विसदनीय बनाया गया। प्रथम संघीय विधानसभा और दूसरी राज्य परिषद थी। विधानसभा की सदस्य संख्या 375 और राज्य परिषद की सदस्य संख्या 260 निर्धारित की गई थी। राज्य परिषद के 156 सदस्य ब्रिटिश भारत से तथा 104 सदस्य रियासतों के होते थे। ब्रिटिश क्षेत्र से सदस्यों को सीमित मताधिकार के द्वारा निर्वाचित किया जाना था। देशी राजाओं को प्रतिनिधि मनोनीत करने का अधिकार दिया गया। प्रांतीय विधान सभाओं का भी पुनर्गठन किया गया। बम्बई, बंगाल, मद्रास, यूपी, बिहार, आसाम में विधान सभाओं को 2 सदन का बनाया गया। पंजाब, मध्य प्रांत, उड़ीसा, सिंध सीमा प्रांत में विधानसभाओं में 1 सदन रखा गया। विधानसभा की सदस्य संख्या को बढ़ा दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली बनी रही। पूना पैक्ट के आधार पर हरिजनों के लिए विशेष व्यवस्था की गई। प्रायः
15% जनसंख्या को मताधिकार प्राप्त हुआ। आगे देखिए 4 नंबर, विषयों का विभाजन। अधिनियम में विषयों का विभाजन किया गया और 3 सूचियां बनाई गई। संघीय सूची जिसमें 59 विषय थे, जैसे सशस्त्र सेनाएं, मुद्रा, डाक, तार, रेल, विदेश विभाजन, संघीय लोक सेवाएं, बीमा, बैंक आदि। और प्रांतीय सूची जिसमें 54 विषय थे, जिन पर प्रांतीय सरकारें कानून बना सकती थी, जैसे न्यायालय, स्थानीय स्वशासन, जन स्वास्थ्य, नहरें, कृषि, शिक्षा, सड़कें आदि। समवर्ती सूची जिसमें 56 विषय थे, जिन पर संघीय तथा प्रांतीय सरकारें कानून बना सकती थी, जैसे विधि, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, कारखाने, श्रम कल्याण आदि। विरोध होने पर संघीय कानून मान्य होगा। आगे देखिए 5 नंबर, प्रांतीय स्वायत्त शासन। संघीय प्रणाली की सफलता के लिए आवश्यक था कि प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की जाए। गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने मांग की थी कि प्रांतों को अधिक से अधिक अधिकार दिए जाए, जिससे मुस्लिम बहुल प्रांत केंद्र के नियंत्रण से मुक्त रह सके। साइमन कमीशन ने भी प्रांतीय स्वायत्तता के पक्ष में समर्थन किया था। अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। इसके स्थान पर स्वायत्तता स्थापित की गई। इसके अनुसार गवर्नर को मंत्रिपरिषद के परामर्श में कार्य करना था और मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी था। लेकिन गवर्नरों को इतने व्यापक अधिकार दिए थे कि वह मंत्रियों की अवहेलना करके स्वेच्छाचारी प्रशासन कर सकता था। अतः प्रांतीय स्वायत्त शासन का कोई दृढ़ आधार नहीं था, क्योंकि गवर्नर मंत्रियों को अपनी इच्छानुसार पद से हटा सकता था। गवर्नर व्यक्तिगत निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र था और मंत्रियों को परामर्श को ठुकरा सकता था। गवर्नर जनरल कभी भी प्रांतों में उत्तरदायी शासन का अंत कर सकता था। गवर्नर जनरल प्रांतीय गवर्नरों को निर्देश दे सकता था। आगे देख लीजिए कि अभिरक्षणों की व्यवस्था। अधिनियम में अंग्रेजों ने अपने हितों की रक्षा का पूर्ण उपाय किया था। ये अभिरक्षण प्रजातंत्रीय भावनाओं के विरुद्ध थे और इनके कारण शासन की आशा नहीं की जा सकती थी। ये अभिरक्षण इस प्रकार के थे कि सारे सत्ता गवर्नर जनरल और गवर्नरों के हाथ में रहे और अंग्रेजों के अहित न हो पाए। उनके व्यक्तिगत निर्णय करने के अधिकार इसी उद्देश्य से दिए गए, जिससे उनकी निरंकुशता सत्ता बनी रहे। आगे देखिए संघीय न्यायपालिका की स्थापना। अधिनियम में एक संघीय न्यायपालिका की स्थापना का प्रावधान था, जिससे संघ तथा इकाइयों के मध्य तथा इकाइयों के आपसी विवादों को हल किया जा सके। इसके निर्णय के विरुद्ध प्रिवी काउंसिलिंग को अपील की जा सकती थी। आगे देखिए कि इंडिया काउंसिल की समाप्ति। इस नियम से भारत मंत्री को परामर्श देने वाली इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। दीर्घ काल से इसकी समाप्ति की मांग भारतीय कर रहे थे। इसके स्थान पर भारत मंत्री को परामर्श देने के लिए 3 परामर्शदाता नियुक्त किए गए। भारत मंत्री इनके परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं था। भारत मंत्री के अधिकारों में भी कमी की गई। अब उसका नियंत्रण सामान्यतः उन क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया जिनमें गवर्नर जनरल संघीय मंत्रिमंडल की सलाह नहीं मानता था और अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करता था। लेकिन इस कमी का कोई प्रभाव केंद्रीय सरकार पर नहीं पड़ा, क्योंकि यह संघीय व्यवस्था कभी लागू नहीं हुई। आगे देखिए ब्रिटिश संसद की प्रभुता। अधिनियम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल ब्रिटिश संसद को था। इस प्रकार प्रभुसत्ता ब्रिटेन के पास रही, इसे भारतीयों को नहीं सौंपा गया। और इसका समीक्षा कंक्लूजन देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। यह अधिनियम 1919 के अधिनियम की अपेक्षा अच्छा था और इसमें कुछ गुण थे। प्रथम, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति लागू की गई, जो आज भी हम लोग निर्वाचन के माध्यम से ही चुनाव करते हैं। द्वितीय, इसमें प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई, जिसकी 1919 से ही कटु आलोचना की गई थी। तृतीय,
इससे विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, जिससे अब बड़ी संख्या में भारतीय इनमें भाग ले सकते थे। चतुर्थ, इसमें प्रांतों में उत्तरदायी शासन की दिशा में कुछ प्रावधान था। तो ये आप 1935 का जो भारतीय अधिनियम था यहीं पे समाप्त होता है। चलिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।